स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट के में स्टूडेंट आज की वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाला हूँ। एक ही वीडियो में पूरे की पूरी किताब आप लोगों को खत्म हो जाएगा। एक ही वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में लिया है जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो, ये प्रश्न तैयार कर लेते हो, तो समझ लो कि 95 मार्क्स आप लोगों के और 90 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिया है, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक शास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो। ठीक है, सभी को मिलाकर हमने लिया है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आइए के क्वेश्चन नोट कर सारे क्वेश्चन याद कर लेना। पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। देखो पहला प्रश्न यह है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। देखो डेट भी लिख के लेके आया हूं ताकि आपको विश्वास हो गया। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो 2020 में 2022 में प्रश्न पूछा गया था, 2023 में बहुत ज्यादा चांस है कि ये प्रश्न आप लोगों को देगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोगों को याद करना है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आज की वीडियो को अगर आप 2000 लाइक तक पहुंचा देते हो तो जितने क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा अगले दिन पूरा का पूरा सोल्यूशन दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो ये पहला प्रश्न नोट कर लो। दूसरा प्रश्न देखो, ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अगली बार भी यह प्रश्न 2022 में बहुत आया था। देखो 2022 में, 2020 में, 2019 में भी कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको और नोट कर लो। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, रोलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट आना चाहिए आप लोगों की। रोलेट एक्ट होता क्या है, ठीक है, उसका विरोध कैसे किया गया और उसका परिणाम क्या हुआ। देखो 2013 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं और 2023 में भी ये प्रश्न आएंगे। इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस पे आप मार्क लगा लो, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर 4 जो है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पूछ रहा है कि 2000 जो 1929 जो हुई थी महामंदी, उसका पूछ रहा है कि उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लगातार प्रश्न आ रहे हैं। देखो 2014 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में लगातार ये प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार भी 2023 बोर्ड एग्जाम में वो देगा। ठीक है, कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना इसको। ठीक है, चलो देखो प्रश्न नंबर 5 नोट करते रहो और आप जितना हो सके उतना क्वेश्चंस आप अपने से करना और कमेंट करना, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को बता दूंगा। प्रश्न नंबर 5 देखो, प्रश्न नंबर 5 है कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था। ब्रेटन वुड्स समझौता, ये आना ही चाहिए आप लोगों को कि ये समझौता जो हुआ था, ब्रेटन वुड्स समझौता, उसका अर्थ क्या है और उसके उद्देश्य क्या थे। ठीक है, 2000 देखो 16 में, 17 में, 20 में और 22 में यह प्रश्न पूछा गया था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 देखो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के किन 3 कारणों का उल्लेख करना है। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसके 3 कारण आपको बताना है। देखो 13 में भी, 14 में भी, देखो 16 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में, देख रहे हो ना कितना लगातार यह प्रश्न पूछा गया है। 100% 2023 में आएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। प्रश्न नंबर 6 नोट हो गया। चलो देखो प्रश्न नंबर 7 क्या है। प्रश्न नंबर 7 तो बहुत लाजवाब है, एनसीईआरटी का प्रश्न है कि मृदा अपरदन क्या है, और ये प्रश्न तो याद होना ही चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। 13 से लेकर देखो 15 में, 16 में भी, 17 में, 18, 19, 20, 22, कभी गैप किया नहीं, लगातार दे रहा है इसको। मतलब 2023 में भी आएगा यह कि मृदा अपरदन क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको तैयार होना चाहिए। इस टॉपिक को बता दे रहा हूँ, बहुत प्यारा प्रश्न है। देखो अगला प्रश्न भूचरण से है और भूचरण भी आप लोगों को देता है कि भूचरण से आप क्या समझते हैं। इसे रोकने के लिए आपको 4 उपाय आपको बताना पड़ेगा। देख लो 13 में भी, 18 में भी, 19, 20 और 22 में यह प्रश्न पूछा गया है भूचरण से। ठीक है, तो 4 उपाय आपको बताना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8वां है, नोट आपने कर लिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। अगर पहाड़ी वाला क्षेत्र है तो वहां पे जो मृदा आप लोगों का क्षरण होता है, मृदा का अपरदन होता है, तो उसको रोकने के लिए कौन सा आप कदम उठाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देख भी सकते हो यहाँ पे 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 लगातार ये प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार भी 2023 में आएंगे।
ठीक है। तब जब आपको मालूम है कि ये सब प्रश्न आएंगे तो आपको तैयार करना है सिर्फ, ठीक है, तैयार कर लेना। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हर साल आता है। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण आपको बताने पड़ेंगे जैव और अजैव के, ठीक है, कि जैव क्या होते हैं और अजैव संसाधन क्या होते हैं। देख रहे हो ना, 2013 में, 14 में, 16 में, 17, 18, 20 में, 22 में, ठीक है। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है, इसको पूरा तैयार करना आप लोगों को। एक नंबर आप लोगों को कटने वाला नहीं, इस बार 95 नंबर आप लोगों का फिक्स है, समझ लीजिए, अगर ये सारे प्रश्न याद है तो, ठीक है। चलो देखो प्रश्न नंबर 11, जैव विविधता क्या है? एनसीईआरटी का प्रश्न है कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्व का वर्णन कीजिए। 2017 में, 18 में, 19 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। जैव विविधता आना ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है। जितना आप लोगों के पास समय बचा है बस इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस करके जानी है आप लोगों को। इससे भारी एग्जाम में थोड़ी आएगा आप लोगों का, कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 13, 12वां प्रश्न, आंदोलन तो आना ही चाहिए, वो भी चिपको आंदोलन। वन संरक्षण के लिए आंदोलन चलाया गया था, वनों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन। वही पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन क्या है, ठीक है। देख रहे हो 13 में, 14 में, 15 में, 17 में, 19 में, 22 में, ठीक है, कि चिपको आंदोलन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 13वां, बहुउद्देशीय परियोजना, ये तो पूछता ही पूछता है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, उससे होने वाले लाभ भी पूछता है और हानि भी पूछता है कि बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ तथा हानि बताइए। देखो 2016 में, 19 में, 20 में, 21 में, 2022 में, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो इस पे, ये सारे प्रश्न याद होने चाहिए आपको। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 14, भारत में कृषि के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह प्रश्न तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो कृषि के महत्व को समझाने के लिए, देखिए 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, ठीक है, कि भारत में जो कृषि के महत्व है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, तैयार कर लेना इसको। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 15, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता। विशेषता वाला प्रश्न तो आप एकदम इस पे स्टार ही बना लो, ठीक है, ट्रिपल स्टार बना लो, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एनसीईआरटी का प्रश्न है 2013 में, 14 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में, ठीक है। तो भारतीय कृषि की 3 विशेषता आपको आना ही चाहिए, ठीक है, किसी कीमत पे। अगला प्रश्न देखो, गन्ना के उत्पादन के लिए, देखो गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताना है कि जो गन्ना का उत्पादन होता है उसके लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं होती हैं, ठीक है। 14 में, 16 में, 17 में, 19 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना इसको, ठीक है, और याद कर लेना है आप लोगों को। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17वां क्या है कि चावल की उपज के लिए, मतलब चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। देखिए भौगोलिक दशाएं जो हैं इससे प्रश्न बनता ही है, चाहे वो अब चावल के लिए पूछ ले, ठीक है, या तो आप लोगों को गन्ना के लिए यहाँ पे पूछा था, ठीक है, तो इन दोनों में से एक प्रश्न आ जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी का प्रश्न देख रहे हो, 19 में, 20 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भौगोलिक दशाएं, गन्ना वाला और चावल वाला, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 18, यहाँ से नोट करो। और ये प्रश्न तो सबको मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है भाई, कि एक पेय फसल का नाम बताइए। आपकी स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा, ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट है कि एक पेय फसल का नाम लिखिए और उसके उत्पादन पर प्रकाश डालना है। देखो 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार करना आप लोगों को, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 19, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आपको समझाना है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत उदाहरण सहित। 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में, देख रहे हो, प्रश्न प्रश्न ही प्रश्न पूछे गए हैं, बस आपको याद करना है मैं, ठीक है। बस इसको आप रट के अच्छे तरीके से चले जाओ, एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा इससे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो 20वां, खनिज तो आना ही चाहिए, ठीक है। खनिज संरक्षण क्या है? देखिए खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक हमें टिप्पणी लिखना है, पूरा विस्तार में, लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20, 21, 22, यह प्रश्न पे आप स्टार ही स्टार बना लो, ठीक है, और रट जाओ इसको कि खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सड़क परिवहन से तो आता ही है, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग जानते ही होंगे, आपके टीचर पढ़ाए होंगे, ठीक है, कि सड़क परिवहन के लाभ बताइए। यहाँ पे 3 लाभ पूछा है, ठीक है, और देख सकते हो ना 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कितना लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। सड़क परिवहन के 3 लाभ बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो 22 प्रश्न, 22 प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है। कह रहा है कि भारत का जो आर्थिक विकास है
उसमें जो परिवहन है साधन, उसका क्या महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 15 में, 17 में, 19 में, 20 में और आपके 22 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखो 23, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। देख रहे हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सत्ता की साझेदारी एनसीईआरटी का प्रश्न है और एक तर्क इस पे देना है, ठीक है। और 15 में, 17 में, 19 में, 20, 21, 22 ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, हर साल कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो इस प्रश्न को आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 24, गठबंधन सरकार तो सबको मालूम है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और प्रश्न भी देख रहे हो लगातार, ये प्रश्न 14, 15, 18, 19, 22 में प्रश्न पूछा गया है। तो गठबंधन सरकार तो आना ही चाहिए और याद भी होगा आप लोगों को, मुझे मालूम है ये वाला तो एकदम याद होगा, क्योंकि पहला ही चैप्टर आप लोगों को मालूम है। संघवाद तो जानते हैं, राष्ट्रवाद संघवाद क्या होता है, ठीक है। संघवाद क्या है, इसके प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। तो संघवाद तो मालूम ही होगा। और देख पा रहे हो कि एनसीईआरटी के प्रश्न है 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 18 में, 20 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आप लोगों को याद करना है, याद भी होगा, आप लोग बस रिवाइज कर लोगे तो आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगा सारे प्रश्न, ठीक है। चलो अगला प्रश्न नोट करो जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरे किताब को हम लोग प्रश्न डिस्कस करें, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। 26, विकेंद्रीकरण क्या है, पूछता है एग्जाम में कि विकेंद्रीकरण क्या है और इसके लिए जो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई है और इनके चार, किन्हीं चार का उल्लेख करना है, ठीक है। तो देख रहे हो 2013 में, 14 में, 15 में, 18 में, 19 में, 22 में प्रश्न पूछा गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि विकेंद्रीकरण क्या होता है और इसके लिए भारतीय संविधान में इसको क्या व्यवस्था दी गई है। चार आपको उल्लेख करना है कारण इसके, ठीक है। चलो प्रश्न 27, लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है। जो लोकतांत्रिक देश, देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न यही सब बनते हैं और लड़के इसको याद नहीं करते, इसलिए मैं आप लोगों को सत्र लिख के लेके आऊँ ताकि आपको विश्वास हो कि प्रश्न आए हैं, ठीक है। देखिए लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न सारे याद होने चाहिए आपको। और 28 जो प्रश्न है आप देख सकते हो कि भारत में जो जाति प्रथा है, ठीक है, हमारे भारत में जो जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा और राजनीति एवं समाज में क्या प्रभाव पड़ता है। 14 में, 15 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। मालूम होना चाहिए आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर और तैयार होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो 29, कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। जो भारत की विधायिकाओं हैं उसमें जो महिला हैं उनकी प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। और 15 में, 17 में, 19 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है और आज इस बार भी प्रश्न आने के ज्यादातर चांस है। तो इन प्रश्नों को आप थोड़ा सा दिमाग में अपने रखिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे एग्जाम में दे सकते हो। थोड़ा तो आपके माइंड में सेट में होना ही चाहिए, मतलब एक दो बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में इसके क्लू आपके बढ़ जाएंगे कि इसके मतलब कहना क्या चाह रहा है, मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको पढ़ के ही जाइएगा, ठीक है। और ये प्रश्न तो आपको याद होनी चाहिए, इसको पढ़ना या याद करना है कि भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषता लिखना। देखिए 13 में, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में। तो आप देख ही सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है, आपके पास प्रूफ हमने लिख के लेके आया है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषता जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब विशेषता आपको याद होनी चाहिए। अब चाहे 3 याद हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन एग्जाम में 3 ही पूछता है, ठीक है। तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो 31 प्रश्न क्या है। 31 प्रश्न यह है कि एक विकसित देश की क्या विशेषता होती है। कोई अगर एक विकसित देश है उसकी क्या विशेषता होती है, ठीक है। एनसीईआरटी का यह प्रश्न है और 14 में, 15 में, 16 में, 18 में, 20 में और 22 में प्रश्न पूछा गया है। तो एक विकसित देश की विशेषता आपको मालूम होना ही चाहिए और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर 32 की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए 32 प्रश्न जो है वो यह है कि शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 3 उपाय बताइए। जो शिशु मृत्यु दर है उसको रोकने के 3 उपाय पूछ रहा है और ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टार ही स्टार आपको बनाना है और इस प्रश्न को याद करके आपको एग्जाम में जाना है। देखिए 2013, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में प्रश्न पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कि इस प्रश्न की क्या वैल्यू है और ये प्रश्न एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो 33, क्या है 33, कि अर्थव्यवस्था। देखो प्रश्न यह है कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं और इसकी 3 समस्याओं को लिखिए, ठीक है।
और ये प्रश्न देख पा रहे हो कि 14 में भी, 15 में भी, 17 में भी, 19 में भी, 20 में भी और 22 में भी प्रश्न पूछा गया। यही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आते हैं और आप लोग पढ़ के जाते नहीं हो, तो आप सो कहते हो कि सर बहुत हार्ड आया था। तो हार्ड कुछ नहीं आया था, मैं आपको बता रहा हूँ, बस उस प्रश्न को याद करो, कुछ हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। इससे बाहर एग्जाम में एक प्रश्न नहीं जाएगा। देखो प्रश्न नंबर 34 क्या होता है, असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। जो असंगठित कार्य क्षेत्र है उससे आप क्या समझते हैं, और इसकी 3 समस्याओं का आपको उल्लेख करना है। ये इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, समझ लीजिए। और देखो 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न आप लोगों को याद करना है। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। 2000 तक लाइक अगर पहुंचा देते हो, ठीक है, इस वीडियो को, तो पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं खुद अपने हाथ से हैंड रिटेन नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग लाइक करो, शेयर करो। अगला प्रश्न देखो 35, राष्ट्रीय ग्राम। देखो ये प्रश्न आप जितना हो सके उतना स्टार बनाओ, जितनी बार हो सके उतनी बार याद करो। आना है इसको कि राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम जो 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22। तो आप समझ सकते हो कि 2023 यहाँ पे जुड़ने में समय इसको लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था यह अधिनियम, ठीक है। तो याद होना चाहिए आपको। 36 देखो प्रश्न, 36 प्रश्न यह है कि विदेशी व्यापार से क्या आशय है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विदेशी व्यापार क्या होता है और इसके लाभ क्या हैं, आपको वर्णन करना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 21 में, 22 में सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, कि विदेशी व्यापार का। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पे आईएमपी लिख लो और नोट कर लो इसको कि याद करना है, मैं किसी कीमत पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो 37 क्या है, विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। देख रहे हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 37 प्रश्न। वैश्वीकरण देख रहे हैं ना, ये प्रश्न आना ही चाहिए, एनसीईआरटी का प्रश्न है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। और देख रहे हो 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना आप लोगों को। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 38, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। देखो विश्व व्यापार संगठन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने देखा था कि विदेशी व्यापार से क्या से है, अब यह आपका कि विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। और 2013 में, 15 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। 2023 भी यहाँ पे छपेगा, अगली बार लिखित बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, याद होने चाहिए। इसके बाद देखो 39 प्रश्न क्या है। 39 प्रश्न है कि उपभोक्ता, देखो बोला है कि उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए और हम उपभोक्ता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं ये भी बताना है, ठीक है। और देख लो 16 में, 17 में, 19 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। और इस प्रकार के प्रश्न बच्चे याद नहीं करते हैं, एग्जाम में जब आ जाता है तो उनको समझ नहीं आता है कि उपभोक्ता आंदोलन क्या है। इस कहाँ से प्रश्न दे दिया, और कमेंट करते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया था वो बिल्कुल नहीं आया है। अरे भाई हमने पढ़ा रखा है, आपने याद नहीं किया है, ठीक है। तो आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो, क्योंकि मेरा टारगेट ही इस बार 95% का है। और इस बार पूरा का पूरा मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों को। अब आपकी मर्जी है कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, ठीक है। मैं अपना पूरा कर्तव्य आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो प्रश्न नंबर 40 और यह लास्ट प्रश्न है, ठीक है, कि विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के कोई 3 सुझाव बताइए। जो विदेशी व्यापार है उसको अनुकूल कैसे बनाया जाए, उसका आपको सुझाव पूछ रहा है। और देख पा रहे हो कि 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। तो मात्र 40 ही तो प्रश्न आप लोगों को याद करना है। एक दिन में 2 प्रश्न याद करोगे, 20 दिन में पूरी साइंस, सोशल साइंस आपकी तैयार हो जाएगी। और मानचित्र 10 नंबर का बता दूंगा, पूरा का पूरा क्लियर हो गया। तो बचा ही क्या सामाजिक विज्ञान में, बताइए। बस इन्हीं प्रश्नों को लिखना है, याद करना है आप लोगों को डेली। 2-2 प्रश्न याद करोगे तभी भी याद हो जाएगा। तो देखो इस सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप मुझसे वादा कीजिए कि आप इन प्रश्नों को लिखोगे और याद करोगे। 2000 तक लाइक तक इस वीडियो को पहुंचाना है, वीडियो को शेयर कर दो। एक ही वीडियो में 40 प्रश्नों का सलूशन मैं आप लोगों को समझाते हुए और शॉर्टकट में अच्छे तरीके से लिख के बता दूंगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।